हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? और अच्छे ही होंगे। आज हम आप सभी लोगों के लिए कुछ नेट जेआरएफ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। और वो महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम देखेंगे अपने नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए, जैसा हमारा सेकंड पेपर जो हिंदी है उससे संबंधित। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसका सबसे पहला पार्ट कह सकते हैं हम लोग आदिकाल है। तो आदिकाल में ही कुछ उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आप सभी तक हम शेयर करना चाहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए ये लाभदायक ही होगा। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन और नामकरण। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या काल विभाजन और किया है और उसका नामकरण भी किया है। तो देखते हैं कितने भागों में बांटा है और क्या क्या नाम दिया है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन देखेंगे। सबसे पहला उन्होंने दिया है चारण काल, जो 700 से 1400 ईस्वी तक है। दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। और तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। चौथा है ब्रज भाषा का कृष्ण काव्य, जो 1500 से 1800 ईस्वी तक। इसके बाद है पांचवा भाग मुगल दरबार। छठवा है तुलसीदास और सातवां है रीति काव्य। रीति काव्य का जो समय इन्होंने दिया है 1550 से 1692 ईस्वी। इसके बाद है आठवां तुलसी के अन्य परवर्ती, जिसका समय 1600 से 1700 ईस्वी है। फिर है नौवा 18वीं शताब्दी 1700 से 1800 ईस्वी। इसके बाद है 10वें नंबर पे कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वें पे है महारानी के शासन में हिंदुस्तान। तो ये था जॉर्ज ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग काल विभाजन और नामकरण। ठीक है, तो आगे हम लोग अब और भी इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। फिर है जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन था, ऐसे शुक्ल जी ने भी काल विभाजन और नामकरण किया है। तो शुक्ल जी ने वीरगाथा काल आदिकाल को कहा है और समय रखा है 1050 से 1375 विक्रमी संवत में है। ये ध्यान रखना है, शुक्ल जी ने जो समय दिया है वो संवत में है। इसके बाद भक्ति काल, जिसका समय 1375 से 1700 विक्रमी तक, इसे पूर्व मध्यकाल। रीतिकाल संवत 1700 से 1900 विक्रमी और इसे उत्तर मध्यकाल। फिर आधुनिक काल, और जो कि संवत 1900 से अब तक है, जिसे गद्य काल कहा जाता है। ठीक है, तो ये शुक्ल जी के अकॉर्डिंग काल विभाजन और नामकरण था। आगे देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल, सबसे पहले भाग का उन्होंने नाम चारण काल दिया था और उस चारण काल में उन्होंने 9 कवियों को स्थान दिया है। तो हम लोग आज देखेंगे उन्होंने किन 9 कवियों को स्थान दिया है। सबसे पहले पुण्य कवि, दूसरे खुमान कवि, तीसरे केदार, चौथे कुमारपाल, पांचवें अनन्यदास, छठवें चंद्रवरदाई और सातवें जगनिक, आठवें जोगराज और 9वें शारंगधर। तो इसके लिए आप लोग याद करने के लिए इनके नाम का पहला वर्ड अगर आप लिख लेते हैं तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी याद करने में। जैसे पी से पुण्य कवि, के से कुमार, के से केदार और के से कुमारपाल, ए से अनन्यदास, सी से चंद्रवरदाई, जे से जगनिक, जे से जोगराज और एस से सारंगधर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा कोड करके इसको, जैसे हमने कोडिंग बनाई है पक्का CJJS। ठीक है, PKKA पक्का CJJS। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें इसको रिलेट करके याद करने के लिए इस तरीके से कोड तैयार करने चाहिए ताकि हमें याद करने में आसानी हो। चलिए आगे हम लोग देखेंगे आदिकाल के कुछ विविध नाम हैं और ये नाम किसने दिया है, उनके प्रस्तोता भी हम लोग देखेंगे। तो आदिकाल को किसने क्या नाम दिया आज हम देखने वाले हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन आदिकाल को नाम देते हैं चारण काल। मिस्र बंधु
कहते हैं प्रारंभिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है वीर गाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल ही कहा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। वहीं राहुल सांकृत्यायन जी सिद्ध सामंत काल कहते हैं, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काव्य कहे हैं। इसके बाद रामकुमार वर्मा ने भी आदिकाल का नाम दिया है संधिकाल एवं चारण काल। सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने आधार काल दिया है इसका नाम, और राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल। कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल कहा है, और वासुदेव सिंह ने उद्भव काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने बाल्यावस्था काल, और डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय, और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग। तो गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं प्रारंभिक काल। तो ये थे आदिकाल के कुछ नाम, जो भी प्रस्तोता हैं उन्होंने इनका नाम दिया है आदिकाल का अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग अगला देखेंगे आगे क्या है। देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का प्रथम कवि, यानी हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसने किसको माना है। तो देखेंगे किसने किसको माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी राजा भोज के दरबारी मुंज को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माने हैं, और उनका समय 993 ईस्वी है। वहीं शिव सिंह सेंगर पुष्य या पुण्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि माने हैं, और जो कि 10वीं सदी के हैं। रामकुमार वर्मा स्वयंभू को माने हैं, और स्वयंभू का जो समय है 693 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन जी सरहप्पा को पहला कवि माने हैं 769 ईस्वी। इसके बाद हैं गणपति चंद्रगुप्त, और गणपति चंद्रगुप्त शैलीभद्र सूरी को प्रथम कवि माने हैं, जिनका समय 1184 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को 13वीं शती के हैं अब्दुल रहमान, और बच्चन सिंह विद्यापति को जो कि 15वीं सदी के हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसने किसको माना। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा था, वे कौन कौन से हैं। देखते हैं वो 12 ग्रंथ जिन ग्रंथों के आधार पर शुक्ल जी आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखे हैं। तो इन 12 में से 4 अपभ्रंश भाषा में है और 8 देसी भाषा में यानी बोलचाल की भाषा में है ग्रंथ। तो 4 देख लेते हैं कौन कौन से अपभ्रंश भाषा में है। विजयपाल रासो जो नल्ह सिंह का है, हमीर रासो सारंगधर का, कीर्तिलता विद्यापति और कीर्तिपता का भी विद्यापति। इन चारों रचनाओं जो भी हैं ये अपभ्रंश भाषा में हैं। जो 8 हैं देसी बोलचाल में उनको भी देखते हैं। तो खुमाड़ रासो दलपति विजय का, बीसलदेव रासो नरपति नाल्ह का, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का, जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर का, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का, परमाल रासो जगनिक का, इसे आलाखंड के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। परमाल रासो खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो का, विद्यापति पदावली विद्यापति का। तो ये वो 12 ग्रंथ हैं जिनके आधार पर शुक्ल जी आदिकाल का नाम वीर गाथा काल दिए हैं। ठीक है, तो इनको याद करने के लिए थोड़ी बहुत छोटी मोटी ट्रिक बना सकते हैं आप लोग। जैसे विजयपाल का आगे का वी हम लोग ले लेंगे, हमीर का एच ले लेंगे और डबल के है तो K2 कर लेंगे। तो एक छोटी सी कोडिंग वेरी हाई K2। ठीक है, तो जो K2 है जो चोटी वो ऊंची है, तो ऐसे ही कोड बना लिया वेरी हाई K2। देखते हैं देसी भाषा के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक। हम एक बात याद रखेंगे, देसी भाषा में अगर हम इन 8 ग्रंथों को देखेंगे तो कुछ सिमिलर मिलता है इनमें। जैसे खुमाड़ रासो और खुसरो की पहेलियाँ दोनों ही खास से शुरू हो रहे हैं, खुमाड़ खुसरो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो परमाल रासो दोनों ही पा से शुरू हो रहे हैं, पृथ्वी परमाल। ऐसे ही जयमयंक जस चंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश। ठीक है, तो ये दोनों भी जा से ही शुरू हो रहे हैं, तो जा और जा। इसके बाद विद्यापति पदावली और बीसल देवरासो ये दोनों भी वी से शुरू हो रहे हैं। तो हम बस इसमें ख, प और जा और वी इनको याद रखेंगे या स्पेलिंग इनकी लिख लेंगे KH2 P2 J2 V2।
तो थोड़ा सा मतलब ध्यान देंगे तो हम लोग इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं कि उनकी कौन 8 जो हैं बोलचाल में देसी भाषा में हैं रचनाएं, वो कौन कौन सी हैं, और अपभ्रंश भाषा में हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण सरहप्पा, जिनका समय 769 है और इनकी रचना है दोहा कोश। इसके बाद है सबरपा और इनका समय 780 है और इनकी रचना है चार्यापद। फिर वहीं डोम्भिपा भी हैं और डोम्भिपा का जन्म 1840 ईस्वी और इनकी रचनाएं हैं योगचार्या, डोम्भिगीतिका, अक्षर दिकोपदेश। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बस वही महत्वपूर्ण आपके लिए रखा है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट भी हैं जिनको हम साथ साथ देखते चलेंगे। जैसे सहजयानियों की भाषा का नाम क्या है? संध्या भाषा है, और संध्या भाषा नाम किसने दिया था? मुनिदत्त और अद्वय वज्र ने दिया था। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ बताया है कि यह एक ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश और अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सिद्ध साहित्य की यहाँ पे विशेषताएं दी गई हैं कि सिद्ध साहित्य की क्या विशेषताएं हैं, तो देखते हैं। विशेषताओं में सिद्ध साहित्य में हमें देखने को मिलता है वेद सम्मत एवं ब्राह्मण सम्मत धर्म की उपेक्षा या अवहेलना, और दूसरी विशेषता है पंचम आकार की प्रतीक परक व्याख्या। तीसरा है शून्य साधना पर बल, और चौथा है सहज समाधि में चंद्रमा एवं सूर्य के संयोग की कल्पना। 5वें नंबर पे वही विशेषता है ये कि सामाजिक कुरीतियों का विरोध हुआ है यहाँ पे, और मुक्तक शैली में रचना हुई है। तो ये सिद्ध साहित्य की कुछ विशेषताएं थी जो हमने देखी। इसके आगे देखते हैं। नाथ साहित्य में गोरखनाथ आ जाते हैं, और गोरखनाथ का समय सभी लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग बताया है। जैसे राहुल सांकृत्यायन गोरखनाथ जी का समय बताते हैं 845 ईस्वी, और वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि गोरखनाथ 9वीं शती के हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं शती बताते हैं, तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल 11वीं शती। राम कुमार वर्मा 13वीं शती बताते हैं। यहाँ पे राम कुमार वर्मा और शुक्ल जी ने सेम ही समय निर्धारित किया है, और वैसे इसका देखा जाए तो सर्वमान्य समय 13वीं शती माना गया है। ठीक है, देख लेते हैं गोरखनाथ के बारे में कि गोरखनाथ के कुल ग्रंथों की रचना 40 मानी गई है, और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर गोरखवाणी शीर्षक से प्रकाशित कराया था। तो इनके जो 14 ग्रंथ हैं वो हम लोग अभी देखने वाले हैं, और इनके कुछ संस्कृत भाषा में भी ग्रंथ हैं वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए पहले जो इनके 14 ग्रंथ को देखते हैं जो प्रामाणिक मानकर गोरखवाणी शीर्षक से प्रकाशित करवाया था किसने? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। तो है सबद, दूसरा पद, तीसरा है प्राण संकली, चौथा शिष्य दर्शन, 5वां निर्भय बोध, 6वां आत्मबोध, 7वां अभय मात्रा जोग, और 8वां है 15 तिथि, 9वां सप्तवार, और 10वें नंबर पर है मछेंद्र गोरख बोध। फिर है रोमाबली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। तो ये हम लोगों ने इनके 14 ग्रंथ देखे। इसके अलावा इनके कुछ संस्कृत ग्रंथ भी मिलते हैं जिनमें कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण, गोरक्ष शतक और योग सिद्धांत पद्धति। तो ये सभी गोरखनाथ के ही ग्रंथ थे। वैसे कुल ग्रंथ इनके 40 हैं, और बाकी जो महत्वपूर्ण हैं वो हम लोग देख चुके हैं। चलिए इसके बाद कुछ जानकारी जैन साहित्य से है, और जैन साहित्य में सबसे पहली रचना श्रावकाचार्य जो कि जिसका समय 933 है, और श्रावकाचार्य है देवसेन की। तो जैन साहित्य में देवसेन की कई रचनाएं मिलती हैं। एक तो श्रावकाचार्य, लघुनय चक्र, दब्ब साहब प्रकाश, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार और सवै धम्म दोहा। ये सारी ही रचनाएं देवसेन की हैं। इसके बाद अगले रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी, जिनका है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसका समय 1184 ईस्वी। इसके बाद है आशुगु, और इसका समय है चंदन वाला रास, 1200 ईस्वी में है। जिन धर्म सूरी
नहीं, स्थूलीबद्ध रास है जिनधर्म सूरी का, और 1209 है जिसका समय। अभी आगे हम लोगों को एक और ग्रंथ मिलने वाला है जिनदत्त सूरी का, ठीक है, जो उपदेश रसायन रास है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है जिनदत्त सूरी और जिनधर्म सूरी में, तो इस कन्फ्यूजन को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे अगर इसको हम स्थूलीबद्ध रास जिनधर्म सूरी का है, और इसमें हम याद रख लेंगे धर्म स्थल, धर्म स्थल, धर्म से जिनधर्म सूरी हो जाएगा, स्थल से स्थूलीबद्ध रास। तो धर्म स्थल वर्ड याद रखेंगे तो हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे स्थूलीबद्ध रास को जिनधर्म सूरी से। ठीक है, आगे देखेंगे नेमिनाथ रास सुमतिगढ़ का है जो 1213 ईस्वी में है। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी का है 1231 ईस्वी में। आबू रास पल्हड़ का है 1232 ईस्वी में। जिनचंद सूरी भाग 1284 में है, जिनचंद सूरी का है। और कलछुली रास 1306 ईस्वी में है, प्रज्ञा तिलक का है। गै सुकमाल रास 14वीं शती का है और ये देलहड़ की है। इसके बाद है जिन पदम सूरी पट्टाभिषेक रास 1333 में सारमूर्ति द्वारा रचित करकंडचर्यु कनकामर मुनि का है। और उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी का है। तो ये वही जिनदत्त सूरी हैं जहाँ हमें कन्फ्यूजन होता है जिनधर्म सूरी और जिनदत्त सूरी में। तो धर्मस्थल याद रखेंगे, यानी स्थूलीबद्ध रास जिनधर्म सूरी का है और उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी का है। काल स्वरूप कुलक जिनदत्त सूरी की एक और रचना मिलती है, काल स्वरूप कुलक। चलिए आगे भी कुछ और जैन ग्रंथ दिए गए हैं जिनको हम देख लेते हैं। अगला है पंच पांडव रचित रास 1350 ईस्वी में है। और एक बुद्धि रास नामक ग्रंथ भी मिलता है, दोनों ही शालिभद्र सूरी द्वितीय के मिलते हैं। ठीक है, शालिभद्र सूरी द्वितीय ध्यान रखना। और इसके बाद दो रचनाएं हैं जसहरचर्यु और नेमिनाहचर्यु, ये दोनों ही हरिभद्र सूरी की हैं। फिर कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी की है। स्थूलीबद्ध भाग जिन पदम सूरी की है। और जिन कुशल सूरी पट्टाभिषेक रास धर्म कलश मुनि की है। जम्बू स्वामी रास धर्म सूरी की है। नेमिनाथ भाग 1350 में राजशेखर सूरी की है। जीवदया रास आशुगु का है। और नेमिनाथ चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है, ये विनयचंद सूरी की है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन हमें नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। इसके बाद रंग दर्शन है जो नेमिचंद्र जैन की है। और एक ग्रंथ और मिलता है बसंत विलास फागु, जिसके संपादक माता प्रसाद गुप्त हैं और यह 84 छंदों में रचित है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने जैन साहित्य की कुछ रचनाएं देखी हैं तो जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। आगे अब हम लोग अगले उस पे चलते हैं, टॉपिक पे क्या है इसमें आगे विद्वानों के द्वारा रासो शब्द की। अब रासो साहित्य आ चुका है, उससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कुछ विद्वानों ने रासो की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है, उसका मूल शब्द क्या माना है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रासो की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और किसने क्या क्या माना है। तो गारसा दत्तासी राजसूय से मानते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति। गारसा दत्तासी का राजसूय, हरप्रसाद शास्त्री राजयश, नरोत्तम स्वामी राशक, कविराज श्यामल दास रहस्य से माने हैं। और काशी प्रसाद जायसवाल भी रहस्य से माने हैं। इसकी उत्पत्ति शुक्ल जी रसायन शब्द से माने हैं, रास या रासो, और रसायन मिलता है तो रसायन शब्द से माने हैं रासो शब्द की उत्पत्ति। और नंद दुलारे वाजपेयी रास से माने हैं, ओनली रास। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से माने हैं, रासक उपरूपक। और रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस से माने हैं, राउस या रस। इसके बाद हैं दशरथ शर्मा, ये रासक से माने हैं। और माता प्रसाद गुप्त भी रासक शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति माने हैं। गणपति चंद्रगुप्त रासक, रास, रासा, रासु, रासो, इन सभी से रासो शब्द की उत्पत्ति माने हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा विद्वानों के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति। चलिए आगे देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आप लोगों को कमेंट में बताना है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार। तो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक
अप्रामाणिक और अर्धप्रामाणिक मानने वाले कुछ विद्वान हैं। तो देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन विद्वान पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माने हैं, कौन अप्रामाणिक माना है और कौन अर्धप्रामाणिक माने। तो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टॉड जी हैं। अप्रामाणिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको अप्रामाणिक माने हैं और देवी प्रसाद जी माने हैं कबीराज श्यामल दास और गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और बूलर जो कि महत्वपूर्ण हैं, आप सभी को पता ही होगा कि बूलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया है। मुरारुद्दीन और रामकुमार वर्मा भी अप्रामाणिक माने हैं। देख लेते हैं अर्धप्रामाणिक में मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रामाणिक माने हैं। अब आगे देखते हैं, विद्यापति जी आ चुके हैं और भाषिक दृष्टि से हम लोग विद्यापति जी की रचनाएं देखने वाले हैं। तो भाषिक दृष्टि से यानी भाषा के आधार पर देखें तो इनके कुछ ग्रंथ संस्कृत भाषा में मिलते हैं, कुछ अवहट्ट में और कुछ मैथिली में। तो देखते हैं कौन कौन से ग्रंथ विद्यापति जी के संस्कृत भाषा में हैं। नंबर 1 शैव सर्वस्व सार, दूसरा है गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार और लिखनावली। ठीक है, इसके बाद अवहट्ट में इनके जो ग्रंथ मिलते हैं वो है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह का वर्णन है, कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन है। तो इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो कि कीर्तिलता में और कीर्ति पताका में किस किस का वर्णन है। तो कीर्तिलता में कीर्ति से समझ ही आ रहा है कीर्ति सिंह का है, लेकिन दूसरी रचना में भी कीर्ति मिलता है, तो कन्फ्यूज ना हो, पताका है और हम एक वर्ड याद रखेंगे शिव पताका। ठीक है, शिव पताका फहराते हैं ना, तो शिव पताका हम याद रखेंगे, यानी शिव कीर्ति पताका में किसका वर्णन है, शिव सिंह का वर्णन है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं मैथिली में। मैथिली में इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो पदावली एक तो मिलती है और अगली गोरक्ष विजय जो कि नाटक है, जिसमें गद्य का भाग संस्कृत में है और पद्य का भाग मैथिल में है। ठीक है, बहुत मोस्ट है, इसको याद रखना। आगे चलिए देखते हैं, शिव सिंह और कीर्ति सिंह ये दोनों ही तिरहुत के राजा थे, ये भी याद रखना है। और अब आगे हम लोग देखेंगे विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त और रहस्यवादी कवि माना है। तो देखेंगे किन विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि कहा है, किन ने भक्त कवि कहा है और किसने रहस्यवादी कहा है। तो विद्यापति को श्रृंगारी कवि हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा और रामकुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी, ये पांचों लोग ही विद्यापति को श्रृंगारी कवि कहे हैं। और भक्त कवि कौन माना है, तो बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को भक्त कवि कहे हैं। और वही रहस्यवादी कवि जॉर्ज गिरियसन ने, नागेंद्र नाथ गुप्त ने और जनार्दन मिश्र ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। तो दोस्तों, आदिकाल के लिए मैंने इतने ही कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए बिंदु रखे हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसे लगे ये, और अगली क्लास में मिलते हैं भक्तिकाल के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।